नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र करनाल। इस समय आज हम जो है गोतित राजेश पाल जी के पास में हैं और आज जो हमारा मेन मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि पुराने ज़माने के अंदर जो है आए अतिथियों का बड़ा सम्मान किया जाता था। जब कभी घर में कोई मेहमान आया करते थे तो उनका बहुत ही दिल से स्वागत किया जाता था और अपने आप में लोग ये समझते थे कि हमारे घर मेहमान आए हैं तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। लेकिन आज की युवा पीढ़ी के पास में जब कोई मेहमान आता है तो उनके पास में ना तो कोई समय होता है, ना उनसे बातचीत करने के लिए उनके पास में कोई खुशी दिखाई देती है। और मेहमान जो है वो 2-4 घंटे ही रुक करके चले जाते हैं। ऐसा क्या कारण हुआ है? क्यों हमारी पीढ़ी जो है संस्कार भूल रही है, या जो हमारे पूर्वज थे हम उनके आदर्शों पे क्यों नहीं चल रहे हैं? हमारे बीच में है राजेश पाल जी। आज हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और सत्य जानने का कोशिश करेंगे कि जो अतिथियों का आवभगत होता था, अतिथि हमारे देश के अंदर जो है वो एक तरीके से भगवान का रूप माना जाता था। लेकिन आज ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दिया जा रहा है और लोग हर बात पर ये कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। एक आदमी जो है वो कम से कम 50 किलोमीटर, 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर से आपसे मिलने के लिए आए, ऐसे में आपके पास में आए अतिथि का आवभगत और स्वागत नहीं होता है तो क्या कारण है? चलते हैं और बातचीत करते हैं। राजेश पाल जी, नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा मुद्दा आपने उठाया और मैं सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम। मेरे भी सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। चलते हैं। राजेश पाल जी, ये बताएं कि पहले जो हमारी पुरानी पीढ़ी थी, जो पुराने बुजुर्ग लोग थे, और ये सनातन धर्म में एक संस्कार दिया जाता था कि आए अतिथियों का हमारे घरों में बड़ा स्वागत किया जाता था, हम अपने आप को बड़ा धन्य मानते थे। लेकिन आज ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ऐसे कारण हैं कि हम अपनी पुरानी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं? राजेंद्र जी, देखिएगा, अतिथि देव भव आज भी था, पहले भी था। क्यों देव मानते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊं जी कि एक अतिथि यदि आपके पास घर चल करके आया है तो अ, वो आपका घर का जो एडवर्टाइजमेंट है, अच्छा या बुरे का एडवर्टाइजमेंट है, एक फ्री का एडवर्टाइजर होता है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा खानदान है, बहुत अच्छा कुनबा है, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़ी अच्छा वो है। कोई किसी के यहाँ खाने या पीने के लिए नहीं आता है। जी आज सबसे बड़ी बात यह हो गई है राजेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि आज वाहियात बातें बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जी जैसे वाहियात बातें क्या सोचते हैं? आपने किसी के यहाँ पर गए और वो यदि आपके पास आ गए तो आपको 5-6 सब्जियां यदि आपको दे दी तो आप ये टेंशन में आ जाओगे कि मुझे भी 6-7 सब्जियां ही देनी है, जबकि अतिथि का इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं देना है। नहीं होता हाँ, है, इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि क्योंकि वो तो रिश्ते से मिलने के लिए आ रहा है। हाँ, पहले जो रिश्ते हुआ करते थे, खिचड़ी पे भी रिश्ते चलते थे। यदि जी खिचड़ी बनाई और उसमें भी यदि पराठा या कुछ भी ऐसी चीज़ दे दी, बिल्कुल सादा भोजन दे दिया, तो उसमें भी रिश्ते चला करते थे। आज सबसे बड़ा कारण ये हो रहा है राजेंद्र जी कि जब अतिथि आता है, सबसे पहले तो वाहियात की बातें ज़्यादा सोचते हैं। जैसे कि मुझे भी वही खिलवाना है जो मैंने उसके यहाँ पर खाया था। इतनी सब्जियां ला करके टेबल पे लगा दी जाती है, वो खाई जाती नहीं, कुछ नहीं होता है। वो ये भी एक अन्न का दुरुपयोग है, अन्न माता का ये भी हम बहुत बड़ा दुरुपयोग करते हैं। दूसरी बात यह है कि आज हम खुश होकर के खाना नहीं बनाते हैं, अतिथियों को खुश होकर के नहीं खिलाते हैं। ये मान लीजिएगा कि हमारे शास्त्रों के अंदर भी ये दिया हुआ है कि खाना रसोई के अंदर सबसे ज़्यादा मेन रखता है किस मोहब्बत से बनाया गया है, कि आपकी कैसी भावनाएं थी जब आप खाना बना रही थी, आपको खिलाते हुए कैसी भावना थी। ये सारा असर मेहमान के ऊपर जा करके पड़ता है। और घर के अंदर खुशहाली भी तभी आती है यदि आप खुश होकर के खाना खिला रहे हैं, खुश होकर के बना रहे हैं। यदि कोई भी महिला है, आज मैं देख रहा हूँ कि संस्कारहीनता इतनी हो गई है कि रसोई में जाते हुए इतना कतराने लगी है। मैं जा कर के देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है।
किसी भी महिला को यदि खाना खिलवाना है तो खुश होकर के खिलवाना चाहिए, खुश होकर के बनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि जहाँ पर खाना बनाने वाले का मन प्रसन्न ना हो, खाना बनाते बनाते रो रहा हो कि पता नहीं इस टाइम आ गया मेहमान, हमें परेशान कर दिया है, इसको 5-6 सब्जी देनी पड़ेगी, रोते रोते सारी चीज़ें बनाई गई हैं, और जहाँ पर रो करके खाना खिलाया गया हो, जी जी जी। तो वो ना तो खाना रहा, वो कुछ नहीं रहा तो है। राजेश जी, पहले के जो समय थे वो समय ये था कि जो हमारे माता पिता हुआ करते थे वो अपनी बहन बेटी बहुओं को जो है वो ऐसे संस्कार दिया करते थे कि सवेरे के टाइम ही 6 बजे 5 बजे बहुएं उठ जाया करती थी, नहा धो करके चाय पानी उनकी सेवा करके उनके पैरों को छू करके एक संस्कार के नाते के रूप में वो कार्य किया करती थी। आज की युवा पीढ़ी जो है पढ़ लिख तो गई है, बहुत अच्छा पढ़ लिख भी गई है, बहुत अच्छा समझती भी है और ज्ञान भी है, लेकिन जो पारिवारिक संस्कार हैं वो क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या उसमें माता का दोष होता है या परिवार में उनको वो कॉलेजों में शिक्षा नहीं दी जा रही है जो शिक्षा का उनको बहुत ही आवश्यकता है? क्या कहना चाह रहे हैं देखिएगा, आप? इसमें राजेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि सुबह लड़कियां उठती थी, संस्कार दिए जाते थे, जैसे आज श्राद्ध इत्यादि चल रहे हैं, कोई भी श्राद्ध का कार्य है, मैं देख रहा हूं कि आजकल लड़कियां बहुएं सभी को हीनता इतनी आ गई है, कोई बताने वाला नहीं है। जी पितरों के भोजन को हमेशा बहुत सफाई के साथ स्त्रियां निकालती थी, नहीं तो उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। दुष्प्रभाव पड़ता था, उसका बहुत दुष्प्रभाव बहुत हमारे शास्त्र में भी दिया गया है कि जो लेडीज समस्याएं हैं, बहुत सारी औरतों की समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं, आपको पता ही है, तो वो समस्याएं घर कर लेती है यदि हम अपने पितरों नहीं, को वो संतानों पर भी पड़ती है, उसका असर जो है। अशुद्धि के साथ में हम यदि अशुद्धि के साथ में हम खाना परोस रहे हैं। जी नहीं, सुबह उठ करके स्वास्थ्य अच्छा रहता था, ये संस्कार दिए जाते थे, ये अपने आप नहीं, ये दिए जाते थे। कुछ आज इनके जिम्मेदार कहीं ना कहीं मोबाइल भी हैं, आज 2-3 बजे तो सो ही रही हैं, जी जबकि पहले जो महिलाएं थी वो काम निपटा करके 8 या 9 बजे तक सो जाया करती थी और सुबह 5 बजे उनको चूँकि उठना होता था। आज भी हैं जिनके समय सीधे हैं तो वो आज भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। आज कोई वो है जहाँ पर, लेकिन 4%, मैं खुले तौर पर कह रहा था, 4% ऐसे लोग हैं जहाँ पर है। अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, जिस दिन ख़त्म हो गया तो उस दिन पलट हो जाएगा। तो ये समाज को कैसे सुधारा जा सकता है? क्या ऐसी जो है हम लोगों के अंदर एक जागृति लाएं, जो हमारे जो पुराने संस्कार थे जिनको हम भारत को सोने की चिड़िया के रूप में भी जाना जाता है, एक आदर्शवादी भी जाना जाता है, मानवता के रूप में जाना जाता है, तो ऐसे में हमारी जो मानवता है आज के इस युग में ख़त्म हो रही है और लोग जो है ज़्यादातर राजनीतिक के चक्कर में आकर के जो है अपने परिवार को दिन प्रतिदिन तोड़ रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में कैसे हम अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं? देखिएगा, प्रेम के बीच में कोई वाहियात बातें सोचना बंद कर दें। जैसे कि मैंने उसके यहाँ पर पनीर ये 6 सब्जियाँ खाई थी और मुझको मैं एक दे रही हूँ। यदि आपका एक देने का और प्यार से एक ही सब्जी बनाने का बहुत है तो एक ही सब्जी दीजिएगा। ये वाहियात बातें मत सोचिएगा, ये वाहियात बातें बंद करनी पड़ेगी हमें सोचनी कि हम उसके यहाँ पे 4 सब्जियाँ खा गए, 6 सब्जियाँ खा गए। यदि आपका सिस्टम एक सब्जी का है और एक सुंदर सी सब्जी का है, एक प्यार भरी 6 सब्जी दे दीजिएगा और ऐसे दे दीजिएगा रोते रोते बनाई गई हूँ, और एक सब्जी खिला दीजिएगा, मेहमान को खुश होकर के चला जाएगा जी। आज हमें यही संस्कार, हमें अपने शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है, खासकर लड़कियों को शास्त्र पढ़ाने की आवश्यकता है। शिक्षा में तो हमारी कमी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस शिक्षा की पूर्ति हम अपने शास्त्रों से कर सकते हैं। जैसे हमारी माताओं बहनों को या लड़कियों को हमें अच्छी गुरुकुल की एक ऐसी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। गृहस्थी में जाने के बाद में माँ बाप को शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन नहीं दे रहे हैं।
क्यों नहीं दे रहे? ये आधुनिकता के चक्कर में बढ़ते जा रहे हैं, आधुनिकता के चक्कर में। इसीलिए कोई डिप्रेशन में है, कोई लड़की डिप्रेशन में है, जाते ही सपोर्ट मिल जाती है। मोबाइल भी इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, तुरंत फ़ोन करती है कि माता जी आज एक ही सब्जी बनी है मेरे ससुराल में, इनका टाइम ही खराब आ गया है। अब तो यानी कि आज कभी तो नमक से भी बात चल जाती थी न। आज भी किसी अतिथि को आप नमक से दे करके देखिएगा, देखिए तो कितना खुश होकर के जाएगा। बिल्कुल जो है। और यदि आप मुंह चढ़ा करके 6 सब्जी खिला रहे हो तो ये वाहियात बातें बंद कर दें। ये मैसेज। अच्छा राजेश जी, आप ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और आप ग्रामीण आपने वो ग्रामीण भूमि भी देखी है, जिस तरीके से आपकी खेती बाड़ी भी है। तो पहले समय के अंदर जो है, आज से 90 के दशक में ही आप चले जाएं तो 2000 तक भी जो है ये चीज़ थी कि घर में चूल्हे से खाना बना करता था, और भाऊ बेटियां बहन बेटियां जो हैं वो चूल्हे पर 10-10 परिवार के पहले लोग जो है 10-10 जनों के 15-15 जनों के खाने बना दिया करते थे, और सब आपस में बैठ करके खाना खाया करते थे। चटनी के साथ में भी रोटी खा लिया करते थे, प्याज के साथ में खा लिया करते थे, अचार के साथ में खा लिया करते थे, और ऐसे में सबके चेहरे पे बड़ी रौनक रहा करती थी, खुशी रहा करती थी। लेकिन आज जो है लड़कियां जो आजकल की बहू बेटियां हैं वो चूल्हे पर भी रोटी नहीं बना रही हैं, गैस पे भी बना रही हैं। और पहले सबसे बड़ा एक समाधान ये था कि पहले जब बहू बेटियां जब खाना खिलाया करती थी तो पहले एक साथ जो है वो रोटियां खाना दिया करती थी, सारा सामान जो है वो उनके सामने अतिथि के सामने रख दिया करते थे। तो अतिथि का जितना खाना खाना होता था वो उससे पेट भर जाया करता था। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता है, 2 रोटी के बाद में ही जो है घर में कलेश सा शुरू हो जाता है। तो क्या कारण हो रहे हैं? यही ये ट्रेडेंसी, कुछ महिलाएं तो ट्रेडेंसी में क्या शिकार हो रही हैं कि मैंने इसके यहाँ गई थी तो ये क्या कहेगा कि मुझे नहीं, ये तो आपने बात बता दी। हाँ। लेकिन जो ग्रामीण चीज़ों की जो समस्या है, जो ग्रामीण लोग, जो बहू बेटियां थी, ग्रामीण लोग थे, वो बड़े अच्छे खुश तरीके से खाना खिलाया करते थे। लेकिन आज ऐसी क्या चीज हो रही है, जबकि पड़ गया है, सीख गया है लोगों के अंदर हर चीज। सबसे बड़ी बात थी कि उस समय लोग प्रसन्न रहा करते थे, खुश रहा करते थे, और एक संतुष्टि थी दिमाग। जी जी जी। आज ये सोच रहे हैं कि मैं ईश्वर से बड़ा हूं, क्योंकि जो भी कार्य करना है ईश्वर को करना है जी। अपन को तो सबको कर्म करना है जी, जी। आप कर्म करते रहिएगा, ईश्वर को देना है। आज यहाँ तक भी अपने बड़ों के ऊपर जिम्मेदारी ठहरा देते हैं। एक दूसरे को लड़की हुई तो अपने पति के ऊपर या ससुर के ऊपर या सासू के ऊपर जिम्मेदारी थाम रही है कि इसने कर रखा है घर का नाश। बहू आई तो सास बहू के ऊपर जिम्मेदारी डाल रही है, लड़का पत्नी के ऊपर ये डाल रहा है कि इसकी वजह से सारा काम खराब हो रहा है, ये हो रहा है। तो सब एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जब तक ये प्रेम मोहब्बत आपस में नहीं होगी और ये वाहियात बातें सोचनी बंद कर देंगे कि यदि मैंने ऐसा कर दिया तो उसने ये कर दिया, और यदि मैंने ऐसा कर दिया, कम से कम खासकर घर में यदि आप 4 बंदे हैं तो यदि आज मैंने नमक कम डाल दिया तो गाली देंगे लोग बाग। ये टेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी जी। ये टेंशन, ये दिमाग में जो प्रेशर एक अलग से बनाया हुआ है आज की तारीख में, एक से ज़्यादा ऐसा प्रेशर बनाया हुआ है कि प्रेशर से जी रहे हैं लोग बाहर। ये बिना बात का प्रेशर है। यदि ये निकल जाए तो सुधार हो सकता है, आज तो सुधार हो सकता है। आए अतिथि जो पुराने समय में थे और आज के अतिथियों में क्या अंतर समझ रहे हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिएगा, आज समय नहीं है, हर आदमी वो है, हर आदमी से पूछ लीजिएगा कैसे हालचाल हैं, आते नहीं हो आजकल, समय नहीं है। ये मैं आज की जनरेशन को कहना चाहता हूँ, जो आप सोच रहे हैं ईश्वर भी वही दे रहा है। यदि आप ये कहना शुरू कर दें कि मुझे समय नहीं है तो भगवान आपको समय देगा ही नहीं। यदि आप कहेंगे कि आपसे पूछे राजेंद्र जी आप कैसे हैं, आपके मिजाज कैसे हैं, कुछ नहीं है, बीमार हो रहा हूं, दर्द चल रहा है, तो ये याद रख लें कि आप बीमार होंगे। यदि आज कम है, नहीं तो ये बेट खटक होकर के कहेंगे नहीं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल मैं करेक्ट हूं। और तो अब ईश्वर, क्योंकि ईश्वर भी उसी चीज की ताक में है, भगवान भी वही चीज देता है जो आप मांग रहे हैं।
यानी कि मन चंगा तो कटौती विच गंगा, हाँ, घाट होती हुई। यही जो बात कही गई है हाँ, जी, वो सत्य वचन है बिल्कुल सत्य है। कि मन चंगा तो कटौती हाँ, में गंगा, ब- यानी कि जैसा जाका भाव वैसी बाकी घर में महिलाएं प्रेरणा। बहू से पूछ लो कैसी है, कुछ नहीं, बस जब से इस घर में आई निमट लिया मेरा थिएटर। तो ये चीजें जो हैं, इसका मतलब आप ईश्वर से मांग रही हैं, ये किसी को नहीं बता रही हैं, ये आप ईश्वर से मांग रही हैं। सास से पूछने लगे जब से बहू आई है, जब से मेरा हमारे घर का थिएटर निमट लिया, तो वो आपके घर का थिएटर निमटना है, निश्चित रूप से निमटना है। आप वेट ज़्यादा इंतजार ना करें, भगवान निपटा देगा आपका थिएटर। तो ये और यदि आप बिल्कुल कहेंगे नहीं, मेरी कोई भी परिस्थिति आ जाए, सास ससुर को या पति को पत्नी की हमेशा बड़ाई मारते रहना चाहिए। जब तक आप उसकी बड़ाई मारते रहेंगे, ईश्वर उसके अंदर सद्बुद्धि देता रहेगा। और जो बहू है वो उसे भी अपनी सास ससुर या पति की बड़ाई मारनी चाहिए। इसका मतलब जो चीज आप मांग रहे हैं ईश्वर वही देना है, उससे अलग हट करके कुछ नहीं देता है। आप बीमारी मांग रहे हैं तो बीमारी मिलेगी आपको, निश्चित रूप से आपको बीमारी मिलेगी, बढ़ती चली जाएगी, करके देख लीजिएगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं अपने बुजुर्गों के बीच में मानव मंदिर सहारनपुर जनपद में पड़ता है, आप देख रहे हैं, मानव मंदिर में रहता हूँ। तो जब मैं मात्र लगभग 19 साल का था, तो मुझे सेवा भाव की वजह से कुछ दिन के लिए मैं योग होता था, योग में जाना शुरू कर दिया मैंने बुजुर्गों के बीच में। उनकी पीड़ाओं के बीच में मैं रहा करता था, तो वो आपस में वो चर्चा करते थे और मैं उनके बीच में बैठता था। वो कहते थे, दूसरे साथी को दूसरे बुजुर्ग से कहा करते थे कि मेरे आज हाथ में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है। मैं योगा करने के लिए जाता था, आपको यकीन नहीं आएगा राजेंद्र जी, मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूं, तो मुझे भी ऐसा महसूस होने लगा, मेरा यहाँ पे दर्द है, मेरा वहां पर दर्द है। मैंने भी दवाई लेनी स्टार्ट की, तो डॉक्टर, हमारे साथ ही एक डॉक्टर हुआ करते थे बंगाली, तो उनके पास जब गया मैं, तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं है। तो मगर ऐसे क्योंकि आपकी मेंटलिटी ऐसी होगी कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि मेंटलिटी आपने ऐसी बना ली कि मेरे यहाँ दर्द है, कुछ भी दर्द नहीं है आपका, सब मैंने चेक कर लिया, कुछ भी नहीं है, आपको टेस्ट भी करा लिया जो मुझे कराने थे। तो मैंने वहाँ पे जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर जाना छोड़ दीजिएगा, या उनके बीच में ज़्यादा वो मन पे लगाने की आवश्यकता नहीं, दर्द उनको है, तुम्हें नहीं है। ठीक। तो ये चीज़ें, क्योंकि वो भी ईश्वर से मांग रहे हैं, थोड़ा का कुछ होता था, कुछ ईश्वर। तो खुल करके मैं यही कहना चाहता हूँ समझते जो हमारे दर्शक हैं, ताकि इस चीज़ का अगली पीढ़ी भी भला कर सके, कि कभी भी ये मत सोचना कि यदि बुजुर्ग कह रहे हैं कि मेरे दर्द है, आप मत मानना कि मेरे भी दर्द है, नहीं तो आपकी टेंडेंसी भी ऐसी हो जाएगी, और ईश्वर वो दर्द दे भी देगा। ऐसा नहीं है कि ईश्वर देगा नहीं, आप भी ये कहना शुरू कर दो कि मेरा हाथ में दर्द, पैर में दर्द, हल्का फुल्का होता रहेगा, मैं चंगा हूँ, ये कहना आपको मैं चंगा हूँ। अच्छा राजेश जी, एक चीज़ और बताएं कि पहले पुराने जो ग्रामीण लोग थे, जो खेती बाड़ी किया करते थे या शहर में रहा करते थे, और वो बहुत कम पढ़े लिखे भी थे, लेकिन उनके अंदर संस्कारों की जो गुणवत्ता थी वो बहुत ज़्यादा थी, और इतनी गुणवत्ता थी कि वो अपने सभी दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में, भाई बंधुओं के साथ में, रिश्तों के साथ में, बहन बेटियों के साथ में, सब आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम की एक भावना रहा करती थी। आज की जो युवा पीढ़ी है, जो आज के संस्कार हैं, वो सब चीज़ भूलती जा रही है, और ऐसे में हम समाज को किस तरीके से एक दिशा दे सकते हैं जो आज के इस युग में एकत्रित रह सकें, संगठित रह सकें, और आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ उनकी रक्षा कर सकें। देखिएगा, यदि हम इसी स्पीड से चलते रहे, हमें जो आज मोबाइल गिफ्ट में मिला है, इससे थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा और समय निकालना पड़ेगा समाज के लिए। ये नहीं तो यदि समय आप नहीं निकालते तो आपके लिए भी कोई भी समय नहीं निकालेगा, आप अकेले खड़े रहेंगे। कहते हैं ना कि मुझे समय नहीं है, आज समय नहीं है, समय तो बहुत है, समय बहुत है, लेकिन कहना है कि मुझे समय नहीं है। यानी कि आपका मतलब है कि मोबाइल सबसे ज़्यादा दोषी है, और इसी के कारण जो है हम सब अलग अलग और छिन-भिन हो रहे हैं। नहीं, अकेला ये कारण कहाँ बता रहा हूँ, अकेला कारण नहीं है। तो इसमें हमने कहा है कि मोबाइल से हट करके थोड़ा समाज में समय देना पड़ेगा हमें। जी। भाई भाई के रिश्ते खराब हो रहे हैं, पिता पुत्र के रिश्ते खराब हो रहे हैं,
कोई रिश्ते बचा ही नहीं रहा है। रिश्ते पे तो आजकल आरा चला हुआ है। जी वो इसीलिए आरा चला हुआ है कि हम वाहियात बातें सोचते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है कि हम वाहियात बातें सोचते हैं। हम पैसा कमा रहे हैं, कहीं भी पैसा नहीं कमा रहे। हम पैसा कमाने के चक्कर में हैं, लेकिन पैसा कहीं भी नहीं कमा रहे। पैसा तो पहले भी कमाया जाता था। जी सारी चीज़ें वही थी जो की थी, लेकिन हमारी सोच बदल गई है। हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सब यदि अपनी सोच बदलेंगे तो जैसा आप सपना देख रहे हैं, जी ऐसा भारत बनेगा, ऐसा समाज बनेगा। सबसे पहले रिश्ते को कायम रखना। सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे बीच में राजेश पाल जी थे और हम इनसे बातचीत कर रहे थे आज एक पारिवारिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर के। सभी साथियों का धन्यवाद। सभी को नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।